स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए एक नया लेक्चर जो कि क्रैश कोर्स का चल रहा था। तो ये सीरीज आपका क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का चल रहा था, जिसमें हमने 6 लेक्चर यानी 6 वीडियो को हमने एक तरफ बना ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला लेक्चर होने वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। स्टार्ट करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें हमने पढ़े थे 4 प्रकार होते हैं: वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। ये दो हो चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं तीसरे से। तो हमारा ये सीरीज आपका चलता रहेगा। क्वेश्चन आपका है इस तरह से कि हिमांक में अवनमन क्या है। ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म के तीसरे प्रकार हैं। ऐसे क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अवनमन का मतलब तो आपको बता ही दिए थे, क्या होता है? कमी। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब वो गलने वाला जो चीज गलता तो है ही, बाद में जब आपका ठोस बन जाए, तो जब आपका ठोस बन जाए उसी को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कोई एक ऐसा द्रव जो कि ठोस अवस्था में बदल जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमांक। तो इसके उत्तर हम हमेशा कहते हैं कि आपको जो दिया जाएगा थ्योरी बेस पे पढ़ाया जाएगा। हालांकि थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही। उसी के अनुसार हम देखेंगे कि हमारा ये जो है एक वायुमंडलीय दाब का वायुमंडलीय दाब है। एक रेखा ले लिए। ये हमारा रेखा क्या है? वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ तक पहुँचने में हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? थोड़ा सा मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में कि वायुमंडलीय दाब क्या हो। इस पर यहाँ तक आने में बता देता हूँ फिर से। यहाँ तक आने में आपका चीज़ें जो होती है वो और ज़्यादा उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो विलायक था उसका ये है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और हमारा जैसे ही इसमें विलय मिला देंगे और ये आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। विलयन का वाष्प दाब। अब नीचे एक ऐसी अवस्था का लाइन लेते हैं, जैसे ये वायुमंडलीय दाब का है। नीचे एक ऐसी अवस्था का लाइन लेते हैं जो कि ये ठोस प्रावस्था का, ठोस प्रावस्था। ठोस प्रावस्था का मतलब है कि मतलब इस वाले तक आने में आपका वो चीज़ फ्रीजिंग होने लगेगा, मतलब जमने लगेगा या हिमांक होने लगेगा। हिमांक को हम दूसरे रूप में जमाना भी बोलते हैं। मतलब जमने वाला क्रिया जो होगा वो होगा ठोस प्रावस्था में। आपने देखा जब हम ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, इसमें अगर हम कोई ठोस और वाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि हिमांक में अवनमन क्या होगा? इसका कम होगा ना। मतलब ठोस प्रावस्था तक पहुंचने में विलयन के वाष्प दाब को कम ताप की जरूरत होगी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब का हिमांक कम होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए। विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब में तो कमी आया ही, वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है ना।
तो हिमांक में भी कमी होगी, क्योंकि जब वाष्प दाब घटेगा, नीचे आ जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इस ठोस प्रावस्था के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो मतलब इसको हिमांक करने के लिए, जमाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी और इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, विलयन का हिमांक क्या होगा, कम होगा। इस वाले को मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग नॉट, मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक। तो ये लिख देता हूं यहां पे, टी नॉट फ्रीजिंग आपका है शुद्ध विलायक का हिमांक। और इसको मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, ये आपका होगा विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक ये आपका यहां तक बढ़ा है। यहां से यहां तक आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ। और यही डेल्टा टी एफ जो है, यही है आपका हिमांक में अवनमन। मतलब आपका डेल्टा टी एफ जो है, यही आपका क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। अवनमन यही आपका क्या है, डेल्टा टी, हिमांक में अवनमन। अगर बात करूं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग नॉट, ये ज़्यादा होंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग के, है ना जी, क्योंकि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और विलयन के टेम्परेचर हिमांक के लिए कम लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये होंगे, ये आपका होगा हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती मानेंगे, तो डेल्टा टी एफ ये समानुपाती जो होंगे डेल्टा ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक का जो तापमान होगा ये किस बात पे निर्भर करेगा। तो याद कीजिए, जो इससे पिछले लेक्चर जो था वीडियो नंबर 06 उसको सर्च करके देखिएगा कि मैंने बताया है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जब कोई ठोस अवाष्पशील डालते हैं, जितना ज़्यादा ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाते जाएंगे उतना ही वाष्प दाब कहाँ आता जाएगा, नीचे हो जाए। तो आपका हिमांक में अवनमन किस पे डिपेंड करेगा, उस ठोस अवाष्पशील विलय पे। जितना आप दोगे उतना ज़्यादा वो ठोस प्रावस्था में जाने लगेगा। ठोस प्रावस्था में जाने का मतलब है कि वो जमने लगेगा। तो किस बात पे ये निर्भर करता है, अब ठोस को हम ग्राम में मापते हैं। ग्राम का याद रखना, मैंने क्या बताया है, मोललता होता है, मोललता, ठीक है ना। प्रति एकांक द्रव्यमान में मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो हमारा जो होगा ये टेम्परेचर ऑफ हिमांक, ये मोललता के समानुपाती होगा। टेम्परेचर ऑफ हिमांक जो होगे वो मोललता के समानुपाती होगा। जब भी समानुपाती का निशान हटता है, बराबर आता है, और यहाँ पे आएगा के एफ नियतांक और एम। अब यहाँ पे के एफ क्या है, ये है हिमांक में अवनमन का स्थिरांक। हिमांक में अवनमन का स्थिरांक। फिर से बता दूं कि आपका एक वायुमंडलीय दाब के बराबर में एक लाइन लिए, और ये है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये इसमें जब विलय मिला देंगे तो ये है विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पे मान लिए ये विलयन का वाष्प हिमांक है टी एफ, मतलब यहाँ तक, और ये आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब इसको देखते हैं और वाष्पशील विलय मिलाते हैं तो हमारा जो है ना ठोस प्रावस्था की ओर ज़्यादा जाने लगता है। तो
तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। तो हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती मानेंगे? हिमांक में अवनमन हम मोललता के समानुपाती मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ठोस और वाष्पशील को मिलाते हैं और ठोस और वाष्पशील को हम ग्राम में बताते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। क्या होता है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। जब शुद्ध विलायक में कोई ठोस व वाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, अतः विलयन का हिमांक विलायक से कम होता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। तो परिभाषा देखिए क्या कहता है। पिछले लेक्चर में जो बताया था, जब शुद्ध विलायक में कोई ठोस और वाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब में क्या हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो देखिए उसी के अनुसार क्या होगा, अर्थात विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। उस अभी जस्ट आपका जो चित्र के साथ थ्योरी वाइज बताए थे उससे के रिलेटेड देखो कि आपका जो विलयन होता है यहाँ पे आ जाता है, ठोस प्रावस्था तक जल्दी पहुंचने लगता है उस अनुसार से। अतः विलयन का हिमांक विलायक से कम होता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रासरण क्या होता है। पहले प्रासरण जान लेते हैं, उसके बाद उसका जो चौथा होता है प्रासरण दाब पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे प्रासरण क्या है। अब यहां पे एक चित्र बनाते हैं, उसके अनुसार से समझने की कोशिश करना। इसमें जल भर दिए हैं, और ये है शुद्ध विलायक। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अणु होंगे वही होंगे। मान लिए हैं ये अणु जल है, और जल जो है बहुत ज़्यादा है, जल है बहुत अधिक। और ये वाली जो हम यहाँ पे पट्टी बनाए हैं इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली।
ये है हमारा अर्धपारगमय झिल्ली। अर्धपारगमय झिल्ली क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे ही कण बाहर या अंदर आ सकते हैं जिसको ये आने जाने दे सकता है। मतलब जैसे बोलूँ तो हमारे ये चमड़ी पे के ऊपर जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि ये अर्धपारगमय झिल्ली कैसे होता है, जिसमें कि पसीने जो होते हैं वो बाहर आते हैं, खून नहीं। मतलब पसीने जैसी कोई चीज़ जो बाहर आ जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और खून जो गाढ़ा, मतलब इसके अंदर जो कोई गाढ़ा पदार्थ नहीं होना चाहिए, अगर वो कम गाढ़ा है तो वो इधर जा सकता है, अर्धपारगमय झिल्ली से जा सकता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी प्लस नमक दोनों, तो ये मिश्रण वाला है, विलयन वाला है, आपका विलयन वाला है। इसमें नमक भी भरे पड़े हैं। ये जो मिश्रण है जल प्लस नमक का है, जल प्लस नमक। और एक बात बोलूं, यहाँ पे एक और चीज़ बोल दूं तो ये कम सांद्रण वाला है, और ये अधिक सांद्रण वाला है। इस वाले की बात करें तो इसमें बहुत अधिक विलायक है, इसमें बात करें तो कम विलायक है। और हम देखते क्या हैं कि इसके अंदर जो पानी भरे हैं, जो विलायक है, वो इस साइड, इस अर्धपारगमय झिल्ली से होता हुआ इस तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके परिभाषा से समझते हैं। उत्तर में देखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। विलायक अपनी अधिक मात्रा से विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्धपारगमय झिल्ली से अर्धपारगमय झिल्ली से गुजरता है तो उसे परासरण कहा जाता है। अब इसके दूसरे शब्दों में भी हम बता सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी इसकी परिभाषा को बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब विलायक कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके जो सारे आंसर है इसकी परिभाषा और इस चित्र में देखते होंगे कि हमारा जो ये है ये कम सांद्रण वाला है, मतलब वो गाढ़ा कम है, पतला पानी है, पानी जैसे सिर्फ उसमें जल ही भरे हैं और कुछ नहीं मिला उसमें है, तो मतलब वो पतला होगा ना। और इस साइड में देखें तो इसमें जल और नमक मिला हुआ है, मतलब वो गाढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ये कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ जाएगी इस अर्धपारगमय झिल्ली से होते हुए। और या ये कह सकते हो बहुत अधिक विलायक होने के कारण जल, और इसमें जल कम विलायक होने का मतलब जल जो है बहुत कम है, तो अधिक जल से ये कम जल की तरफ जाना चाहेगा। ऑफिशियल बात है, ये क्या कहेगा, जब तक इसकी साम्य अवस्था न बन जाए तब तक ये ऐसा चलता जाएगा, मतलब इधर भी बराबर हो जाए इधर भी, मतलब जल जितने अणु इधर गाढ़ेपन है, जितना इधर तनु है, या कह सकते हो जितना कम सांद्रण इधर है, इधर भी उसके जैसा बराबर करने की कोशिश करेगा। इस अनुसार ये हमेशा इधर चलते रहेगा। इसके परिभाषा में भी इसी तरह से है, विलायक अपनी अधिक मात्रा से, मतलब इसकी मात्रा इधर अधिक है और इसकी मात्रा इधर कम है, तो ऐसा बनता जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर हो जाए। इस तरह से विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्धपारगमय झिल्ली से गुजरता है, तो इसी को क्या कहते हैं, परासरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सांद्रता को लेकर, मतलब इसमें कम सांद्रता है उसमें अधिक सांद्रण है। कम सांद्रण का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा जल मिला है, उसमें बहुत कम मिला है, तो ये बहुत जल वाला उधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है, तो यही आपका क्या कहलाता है, परासरण। अब हम अनुसंख्यक गुणधर्म के चौथे हिस्से को पढ़ेंगे जो कि हमारा कहलाता है परासरण दाब।
कुछ नहीं है, परासरण से ही ऐसे ही रखेंगे हम इस चित्र को, इसको नहीं मिटाएंगे, बस परिभाषा को चेंज करेंगे और वहां पे दाब लगा देंगे, हो गया आपका। परासरण दाब क्या है? अब परासरण दाब को हम पाई से दिखाते हैं, पाई। दाब कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो एक दाब लगाना पड़ेगा, मतलब ये क्रियाएं इस साइड से इस साइड होते जा रही है, होते जा रही है। अगर मैं इस क्रिया को रोकना चाहूंगा कि इधर से उधर ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? दाब इधर लगाना पड़ेगा कि दाब इधर लगाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर दाब इधर दें तो सारा जल के अणु तेजी से इधर जाएंगे। अगर ये क्रिया मैं रोकना चाहता हूं कि अब ये ज़्यादा ना इधर आए विलायक के कण, तो ये इधर मुझे दाब लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दाब लगाना पड़ेगा। इधर हमको पिस्टन से हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा दाब लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो इसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब, मतलब पाई। मतलब अधिक जल के विलायक इस साइड ना जाए, उसके अनुसार मैं इधर दाब लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? ये क्रियाएं रुक जाएगी। और जिस वजह से रुकी है वो आपका क्या कहलाता है? परासरण दाब। किस वजह से रुकी है? दाब लगाने की वजह से। तो इस वजह को क्या कहेंगे? परासरण दाब। अभी परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की ओर जाता है, जब तक साम्यावस्था को स्थापित नहीं कर ले। जब तक साम्यावस्था को स्थापित नहीं, इस प्रवाह को विलयन की तरफ अतिरिक्त दाब लगा कर रोका जाता है। ये अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता। तो इस तरह से देखते हैं हम, क्या हमारा जो पाई है वो समानुपाती डायरेक्ट होंगे सी के। क्यों? जितना ज़्यादा सांद्रता होगा उतना ज़्यादा हमें दाब लगाना पड़ेगा, परासरण दाब। और हम ये भी देखते हैं कि जितना ज़्यादा परासरण दाब लगेगा, जितना ताप रहेगा, जितना ताप देंगे उतना ज़्यादा हमें परासरण दाब लगाना। क्यों? अगर मान लो यहाँ पे ताप लगाएं, ताप लगाने से विलायक के कण और ज़्यादा इधर जाएंगे, बहुत तेज़ी से जाएंगे। तेज़ी से ना जाए तो वो परासरण दाब और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? इन दोनों के समानुपाती होगा। इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो ये दोनों क्या होगा? ऐड करने पर समीकरण 1 प्लस 2 से तो हमारा क्या होगा? पाई समानुपाती सी टी। जब भी समानुपाती का निशान आता है, एक नियतांक आता है, यहाँ पे आएगा सी आर टी। आर जो है नियतांक है और सी यहाँ पे जो है ये सांद्रण है, विलयन का सांद्रण। टी हमारा तापमान है, आर नियतांक है। तो एक बार परिभाषा को फिर से देख ले। परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की तरफ होता जाता है, जब तक ये साम्य अवस्था को स्थापित नहीं कर ले। इस प्रवाह को विलयन की तरफ से अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जाता है। इस अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहा जाता है। तो ये किसके समानुपाती होंगे? ये जो समानुपाती होंगे हमारे विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करेंगे। अगर विलयन का सांद्रता ज़्यादा है
तो इसमें और ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। अगर मैं इधर ताप और दूं तो ये इधर और जाएगा, तो दाब और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये दोनों इसके समानुपाती होंगे। इस तरह से हमारा क्या होता है, पाई बराबर CRT। उम्मीद करता हूँ ये सारे अनुसंख्यक गुणधर्म आपको अच्छा लगा होगा। ये तब तक के लिए अलविदा।